हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम आपको 2-3 दिन क्लासेस नहीं दे पाए, लेकिन अब हमारी जो कोशिश रहेगी कि आपको ये क्लासेस जो हैं ये रेगुलर क्लासेस मिल जाएँ। आज हम आपको जो बताने वाले हैं ये प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले हैं कि प्रोग्राम को आपको कैसे कैसे बनाना है, उसमें किस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है और एक प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। उन सभी चीज़ों के साथ में प्रोग्राम को कैसे रन कराना है, वो सभी चीज़ें आप इस क्लास में आज की देखेंगे। तो आइए, कुछ हमने लास्ट टाइम आपको टॉपिक्स बताए थे। हम हमेशा जब भी क्लास आपकी शुरू करते हैं तो लास्ट टाइम के टॉपिक को एक बार हल्का सा रिवाइज करके ही शुरू करते हैं, जिससे आपको अपना पिछली हुई चीज़ें जो भी आपने देखा था, अगर उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में बताया भी गया था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। नेम्स होते हैं प्रोग्राम में वैसे एलिमेंट्स जिनका यूज़ आप जो है अपने वेरिएबल, फंक्शंस या एरे के नेम को डिसाइड करने के लिए रखते हैं। यानी ऐसे नेम प्रोग्राम में जो जब भी कभी किसी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या एरे का नेम आप जो है रखते हैं तो उस नेम को ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो आइडेंटिफायर आपके जो होते हैं इसको रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यानी कोई भी आपका जो आइडेंटिफायर होगा उसमें आप लेटर्स को, डिजिट को और अंडरस्कोर, इन तीनों का ही यूज़ करके हम वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। लेकिन नो अदर स्पेशल सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स सच एज, जैसे आप इस तरीके की कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हों, चाहे वो मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का हो, माइनस का हो, प्लस का हो, या फिर आपका डॉलर का सिंबल हो, इस टाइप में जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनका यूज़ कभी भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम में नहीं करना होगा। द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर एंड अंडरस्कोर। हमेशा आपका जो भी वेरिएबल का नेम होगा उसका पहला लेटर या तो आपका लेटर होना चाहिए, यानी A to Z में कोई भी चीज़, और इसके अलावा अंडरस्कोर होना चाहिए। आप डिजिट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन कभी भी वेरिएबल का नेम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल का नेम क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने किसी वेरिएबल को आपने कैपिटल में दे रखा है तो उसमें हम जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो कैपिटल वाला वेरिएबल हमारा अलग माना जाएगा। जबकि सेम नाम का वेरिएबल अगर आप स्मॉल में लेते हैं तो वो आपका अलग होता है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर के एडिशन के लिए आपको वेरिएबल चाहिए, तो 2 नंबर के एडिशन के लिए आप A भी ले सकते हैं और केवल A को भी ले सकते हैं। एक A मैंने स्मॉल में ले लिया जिसमें हमने 10 स्टोर कर दिया, दूसरा A हमने कैपिटल में ले लिया जिसमें हमने 20 को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वेरिएबल में कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस करेंगे, इसी को बोला जाता है केस सेंसिटिव। तो जो भी वेरिएबल के नेम होते हैं केस सेंसिटिव, इसको कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, वेरिएबल नेम कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। जिसका मतलब यहाँ पर जब भी कभी सेम नाम का वेरिएबल लेंगे तो ये तीनों वेरिएबल हमारे डिफरेंट माने जाएंगे। रिजर्व वर्ड आर कीवर्ड आपको बताया भी गया था। जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं, जो पहले से कंपाइलर में मौजूद होते हैं, उन वर्ड को कीवर्ड के नाम से जाना जाता है और कोई भी कीवर्ड का यूज़ किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नेम के लिए नहीं किया जाएगा। जैसे वेरिएबल हमारे क्या है? वेरिएबल का मतलब हुआ कि जब भी कभी जिस भी मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उस लोकेशन का एक नेम डिसाइड करना ही वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जिन्हें हम रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड, यानी ये पहले से बने होते हैं। रिजर्व वर्ड होते हैं जो किसी के कंपाइलर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और इनका मेन जो वर्क होता है ये आपके कंपाइलर को एक मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जब भी कभी इन वर्ड का आप यूज़ करते हैं तो कंपाइलर समझ जाता है कि इस जगह पर क्या करना है। जैसे आपने लिया इंट है, फ्लोट है, कैर है, ऐसे ही डू हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, इफ़ हो गया। मान लीजिए आपको कहीं भी कोई कंडीशन रखनी है, आपने इफ़ लगाया, तो इफ़ क्या है? एक कीवर्ड है जिससे आपका कंपाइलर समझ जाता है कि अब इस इफ़ के बाद दिया गया जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर हम कोई कंडीशन देना चाह रहे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को, यही जो पहले से बने वर्ड हैं, इन्हीं कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। और सी के कंपाइलर में जो टोटल वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, वो 32 होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा कि सी के कंपाइलर में 32 कीवर्ड्स होते हैं। इनको कई बार पूछा जाता है। अब वो कीवर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं? जैसे ऑटो, डू, इफ, स्टैटिक, ब्रेक, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, केस, एल्स, लॉन्ग, स्विच। इनके अलावा कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, इनम, रजिस्टर, टाइप टेप, कंटिन्यू, फ्रूट, शॉर्ट, अनसाइंड, वाइल, फॉर, साइन, वोलेटाइल। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ और वॉइड। ये सभी कीवर्ड्स हैं। आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद रखिएगा। फिलहाल इनको एग्ज़ाम में जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें से पूछते हैं इनमें से कौन सा कीवर्ड है, या फिर पूछते हैं इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो उन जगह पर इन कीवर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि कीवर्ड आपका जो होता है, जब आप आगे जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे वहाँ पे इन कीवर्ड्स का यूज़ भी आप देखते जाएंगे, किस कीवर्ड को कैसे हम यूज़ करेंगे।
तो ये तो टॉपिक हमारा था लास्ट टाइप का। इसके बाद आपको बताया गया था डेटा टाइप्स के बारे में कि जब भी कभी किसी वेरिएबल के अंदर आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो जिस भी टाइप का डेटा होता है उसे डेटा टाइप कहा जाता है। और ये डेटा टाइप सी के कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो डेटा हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, जैसे इंट हो सकता है। इंट का मतलब इसमें आप कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसके अलावा डेटा हमारा कैर हो सकता है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो सिंगल कोटेशन मार्क में दे करके हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट होता है, फ्लोट का मतलब कोई भी आपको डेसिमल नंबर देना हो, आपको कोई पॉइंट वाला नंबर देना हो, तब उसके लिए जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं वो फ्लोट लगाते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक और डेटा टाइप होता है, इसको भी कई बार अक्सर पूछा गया है कि देयर ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ डेटा टाइप कॉल्ड वॉइड, यानी एक डेटा टाइप और होता है जिसे हम वॉइड के नाम से भी जानते हैं। और वॉइड जो होता है ये हमेशा तब यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको ये दिखाना हो नॉन डेटा टाइप, यानी ये एक ऐसा आपका कीवर्ड होता है जो क्या करता है, जिसका मेनली वर्क होता है कि विच इंडिकेट्स दैट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यानी ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, या आपको कहीं पर भी ये देना है कि कोई फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तब हम इस टाइप के डेटा का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और उनकी क्या क्या रेंजेस हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी, इसलिए यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आपका ये चार्ट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनकी रेंजेस को याद रख लीजिएगा और कौन कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये दोनों ही चीज़ें याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपका कैर होता है तो कैर -128 से 127 होता है, इसको आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनसाइंड कैर भी पूछा जा चुका है, 0 से 255 होता है। इंटीजर आपका -32,768 से लेकर 32,767 तक होता है। अनसाइंड इंट 0 से लेकर के आपका 65,535 होता है। तो इन सभी की जो रेंजेस होती हैं और इनके साथ में कौन कितना बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इसको आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। हम आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, सी में कैसे आप प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये जो पहली लाइन है ये हमेशा आपके कमेंट को इंडिकेट करती है। अगर आपने कहीं पर भी आपने जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ में जो है एस्ट्रिक का सिंबल दिया, बीच में इंस्ट्रक्शंस दिए, देन आपने सेम इसी टाइप में पहले जो है आपका एस्ट्रिक होगा, देन आपने इसको क्लोज किया, स्लैश लगाया, तो ये हमारी जो फर्स्ट लाइन है इसको हम कमेंट बोलते हैं। और याद रखिएगा कंपाइलर कभी भी कमेंट को रीड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को ईजिली वे में आप समझ सकें इसके लिए यूज़ किया जाता है कमेंट का। कमेंट प्रोग्राम में यूज़ करना चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर नहीं दिखता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लाइन हमारी आती हैं, ये जो हैं इन्हें हम हेडर फाइल्स के नाम से जानते हैं। हेडर फाइल मैंने यहाँ दो यूज़ की हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h और हैज़ इंक्लूड polling.h। नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉइड मेन। वॉइड मेन लगाने के बाद ये होता है, इसे डेलीमीटर बोलते हैं, जो कि कर्ली ब्रेसेस होता है। कोई भी प्रोग्राम होगा आपको उसमें यहाँ से यहाँ तक के इंस्ट्रक्शन लिखने ही पड़ेंगे। इसके बाद में नीचे जो भी कुछ आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर देंगे, यानी कोई भी चीज़ का अगर आप आउटपुट चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे वो शो हो तो उसके लिए आप प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और इन डबल कोटेशन मार्क में जो भी कुछ आप टाइप करके प्रिंट कराना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए, देन फंक्शन को क्लोज करिए और सेमी कॉलन लगाइए। सेमी कॉलन लगाया जाता है स्टेटमेंट की क्लोजिंग के लिए। जब हमारी एक स्टेटमेंट क्लोज होती है तब हम सेमी कॉलन लगाते हैं। याद रखिएगा कई बार बच्चे क्या करते हैं, वॉइड मेन के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो सेमी कॉलन स्टेटमेंट की एंडिंग पे लगाया जाता है। यहाँ हमारा स्टेटमेंट ओपन हो रहा है, यहाँ आपने देखा होगा डेलीमीटर ओपन हो रहा है, डेलीमीटर ओपन होने के पहले कभी भी हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। इसके बाद गेट ch लिखा, इसको लगाया और फिर आपने डेलीमीटर को क्लोज किया और लास्ट में आपने क्या कर दिया, ये आपका पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं। अब इनमें किसको क्या कहते हैं इनको समझना है, यानी अगला टॉपिक हमारा आता है कमेंट। तो बच्चों कमेंट क्या है, द फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर, यानी आपने देखा कि ये जो भी मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया था इसमें जो सबसे पहली लाइन है वो लाइन आपकी स्टार्ट हुई थी किस कैरेक्टर के साथ में, वहाँ पे स्लैश लगा हुआ था और एस्ट्रिक लगा था, एंड एंडिंग विद द कैरेक्टर, और वहाँ पे एंडिंग के समय पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे एस्ट्रिक का एक सिंबल भी होगा, एंडिंग विद द कैरेक्टर एस्ट्रिक दिस,
यानी आपने स्लैश लगाया, एस्टेरिक लगाया, फिर स्लैश लगाया। जब भी आपको कमेंट देना होगा तो स्टार्टिंग के समय हमें ये वाला कैरेक्टर देना होगा और एंडिंग ये। यही चीज़ आपने देखा भी था, वहाँ मैंने कमेंट लगाते समय पहले स्लैश लगाया था, फिर स्टार्टिंग लगाया था, फिर लिखा था माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, और उसके बाद में एस्टेरिक देन स्लैश लगा हुआ था। तो ये जो पहली लाइन है ये हमारी किसको इंडिकेट करती है? कमेंट्स को। कमेंट आर इम्पॉर्टेंट बट दे हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम द कंपाइलर्स इग्नोर कमेंट। याद रखिएगा कि जो आपका कमेंट होता है, ये कमेंट हमेशा हमें हेल्प करता है प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटिंग के लिए, यानी प्रोग्राम को समझने के लिए। लेकिन जो आपका कमेंट होता है, इस कमेंट को प्रोग्राम का जो है कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर कर देता है। यानी कंपाइलर इस कमेंट वाली लाइन को रीड नहीं करता है एंड डजंट टेक एनी एक्शन, और वो उस कमेंट वाली लाइन पे कोई भी एक्शन नहीं लेता है। कमेंट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब आपने इसको लगाया, एस्टेरिक लगाया, बीच में अपनी कमेंट वाली लाइन, चाहे वो 1 लाइन की हो, 2 लाइन की हो, 3 लाइन की हो, जितनी भी हो, आपने वो पूरी लाइन दे दिया। जब भी आपको इसको बंद करना होगा कमेंट, आपने एस्टेरिक लगाया, देन स्लैश दे दिया। तो वहाँ से वहाँ तक की लाइनों को कंपाइलर रीड नहीं करेगा। लेकिन जो सिंगल लाइन कमेंट होगा, इस सिंगल लाइन कमेंट को कंपाइलर जो है नेक्स्ट वाली लाइन को कंपाइलर्स के बाद की रीड कर लेता है। यानी जिस भी लाइन में आपने डबल स्लैश ऐसे दे दिया और आपने जो भी कुछ लिखा, तो इस लाइन को तो कंपाइलर इग्नोर करेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली लाइनों को कंपाइलर क्या करेगा? रीड कर लेगा। तो जब कभी एक सिंगल लाइन का कमेंट देना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है तब फिर आप यही का यूज़ करेंगे। यानी अगर एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो इसका यूज़ एक सिंगल लाइन के लिए भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा लाइनों के लिए भी कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम में हम जब एग्जाम्पल दिखाएंगे तो वहाँ पर हम आपको ये दोनों ही टाइप के कमेंट का यूज़ करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है द रन टाइम लाइब्रेरी। यानी रन टाइम लाइब्रेरी कुछ हमारी ऐसी फाइलें होती हैं जिनको आप जो है लिखते हैं और लिख करके प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो द रन टाइम लाइब्रेरी इज द फाइल कंटेनिंग वन और मोर प्री रिटन प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। ये जितनी भी आपने लिखा है, नीचे हमने हैज़ इंक्लूड करके फाइल्स दी हुई हैं, ये सभी फाइलें हमारी प्रीडिफाइंड हैं, यानी पहले से बनी हुई हैं, और इनके अंदर बहुत सारे प्री रिटन प्रोग्राम्स होते हैं, पहले से लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया, जैसे आपने स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज़ किया, मान लीजिए स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ किया, या मान लीजिए आपने जो है ऐसे टू अपर फंक्शन होते हैं, ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं, तब फिर आपको हेडर फाइल देना होगा हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। अगर आपने कोई भी फाइल चैप्टर, अभी आगे आप पढ़ेंगे 12 चैप्टर ही हमारा फाइल है, अगर आपने वहाँ फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ आपने फंक्शंस लगाए, जैसे आपके इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मान लीजिए आपको जो है कैलॉक मेलॉक फंक्शन का यूज़ करना है, ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो फंक्शंस हमारे डिफाइंड किए गए हैं lib फंक्शन में, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल में किए गए हैं। तो उनके लिए जब तक आप अपने वो फंक्शन कैलॉक मेलॉक यूज़ किया हो और अगर आपने अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हैज़ इंक्लूड lib फाइल नहीं लगाई है, तो आपका वहाँ पर प्रोग्राम एरर इंडिकेट करेगा। सेम एज अगर आप मैथ का कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने साइन कॉस ऐसे करके कई सारे फंक्शन हैं जो प्रीडिफाइंड है, उनमें से किसी फंक्शन का यूज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ किया, बनाया, तो फिर आपको उसके लिए हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी हैज़ इंक्लूड नोएट डॉट एच। सेम एज आपने लिया हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो कोनियो डॉट एच में जैसे आपके गेट के फंक्शन हो गया, गेट सी एच हो गया, गेट सी एच ई हो गया, पुट कैर हो गया, गेट कैर हो गया, ऐसे कई सारे फंक्शन हैं जो इस फाइल के अंदर बने हैं। तो उनमें से अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो फिर हमें हेडर फाइल यूज़ करनी होती है हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। और सेम एज आपका होता है हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए, आउटपुट करने के लिए कुछ हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो आपके इस फाइल में बने होते हैं, जैसे आपने प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ऐसे कई सारे हमारे फंक्शंस होते हैं जिनको इन फाइल में डिफाइन किया गया है। यही कारण है कि जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग किया जाता है तो स्टार्टिंग में इन हेडर फाइल्स का यूज़ किया जाता है और इन्हीं हेडर फाइल्स को रन टाइम लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं क्या है रन टाइम लाइब्रेरी। तो द रन टाइम लाइब्रेरी इज अ फाइल कंटेनिंग वन और मोर प्री रिटन प्रोग्राम। यानी रन टाइम लाइब्रेरी क्या है? आपकी एक ऐसी फाइल होती है जो क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को अपने पास स्टोर करती है। और ये प्रोग्राम क्या होते हैं? ये प्रोग्राम किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है जो अपने फंक्शन डिज़ाइन किए होते हैं उनको यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
तो ईच ऑफ these runtime library files contain codes for performing functions such as input, output, memory management। यानी ये जितनी भी हमारी रन टाइम लाइब्रेरी हैं ये क्या करती हैं, कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की गई होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए। ऐसे करके कई सारे जो है हमारे जो है स्पेशल वर्क होते हैं या स्पेशल आपके जो है टास्क होते हैं जिनके लिए इन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। The header file containing information the compiler needs to perform the such operation। हेडर फाइल हमेशा ये बताती है कि कंपाइलर हमारे किस जो भी आपने फंक्शन यूज़ किया उनको किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, बिकॉज जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उनको जो प्री रिटर्न किया गया है, उनके जो कोड्स डिफाइन किए गए हैं वो इन्हीं फाइलों के अंदर किए गए हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार का लिंक इस्टेब्लिश होता है, तो इसीलिए इन हेडर फाइल को हमेशा स्टार्टिंग में रखा जाता है और इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर हम किसी कोड को लिख पाते हैं। तो जब भी कभी कोई भी हेडर फाइल हम लगाते हैं तो द हेडर फाइल स्टार्ट विद द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हमेशा हेडर फाइल आपका जो भी लगाया जाएगा वो हैज़ के साथ में, इस हैज़ को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हैज़ इंक्लूड के साथ में ही हम उसे क्या करते हैं, हेडर फाइल को अपनी देते हैं, जैसे हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, mat.h, stdlib यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, string.h, ये सभी हमारे हेडर फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेन फंक्शन। आपने देखा होगा कि जब मैंने अपने प्रोग्राम में पहली लाइन कमेंट की लगाई थी, कमेंट लगाने के बाद में नेक्स्ट जो लाइन थी उस लाइन में हमने हेडर फाइल्स को रखा था। हेडर फाइल्स में हैज़ इंक्लूड stdio.h और हैज़ इंक्लूड conio.h रखा था। stdio.h रखने का पूरा नाम भी मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। वो आपकी stdio.h का पूरा नाम होता है और उसमें हमने फंक्शंस डिफाइन किया था printf का। इसी तरीके से conio यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, और उसके अंदर का फंक्शन मैंने यूज़ किया था getch। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन आती थी, नेक्स्ट लाइन में लिखा गया था void main यानी मेन लिखा, और मेन लिखने के बाद में पैरेंथेसिस जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, इन ब्रैकेट को हमने क्या किया था, क्लोज किया था। जब भी कभी किसी नेम के बाद ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर दिया जाता है तो वो एक फंक्शन कहलाता है। और ये फंक्शन जो होते हैं ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। सी कंपाइलर में इसका नाम ही मेन रखा गया है बिकॉज ये मेन फंक्शन है, और जब भी कभी आपका कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोग्राम हमेशा इसी मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो आपने देखा था void मेन लिखा था। void मैंने आपको बताया कि void एक हमारा कीवर्ड था जो कि नो रिटर्न टाइप वैल्यू दिखाता था, क्योंकि मेन के अंदर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करा के नहीं दिखानी है। और ये रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, ये सभी चीज़ें आगे जब हम आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, कैसे हम बना रहे हैं, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मेन फंक्शन क्या है, ऑल सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स मस्ट हैव अ फंक्शन मेन, यानी जितने भी हमारे पास सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी के पास एक फंक्शन होता है जिसे क्या कहा जाता है, मेन फंक्शन कहा जाता है। तो मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी मेन जो फंक्शन होता है वो क्या है, आपकी सी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है। जब भी आपका जो प्रोग्राम होता है, जब आप उसको कंपाइल करते हैं और जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से ही होता है। यानी जो हमारा कंपाइलर होता है वो ट्रेस करता है फंक्शन मेन कहाँ पर है, और उस मेन फंक्शन के बाद जाने के बाद उसके एक एक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इट इज़ अ पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज स्टार्टेड। जो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो बताता है कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो बच्चों मेन फंक्शन था। उसके बाद में मेन फंक्शन के बाद में आपने देखा था कि हमने इस टाइप का एक ब्रेस लगाया था जिसे हमने कहा था डेलीमीटर्स, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस होता है इसे डेलीमीटर के नाम से जाना जाता है। तो देयर आर कर्ली ब्रेसेस, ये जो हमारे डेलीमीटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, टू द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। जो आपके फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन लगाया है उसकी बॉडी को बताते हैं कि फंक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसकी बॉडी के लिए इसमें इस डेलीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो द ओपनिंग ब्रेसेस, जो ओपन करते हैं, तो ओपन करते समय हमें जो ब्रेस लगाना होता है कर्ली वाला, वो ये ब्रेस होता है। मीन्स द ओपनिंग ब्रेस हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। एंड द क्लोजिंग ब्रेसेस, जो क्लोजिंग ब्रेसेस लगता है वो ये वाला होता है, यूज टू इंडिकेट द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम और फंक्शन। जो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम का जो बॉडी होती है फंक्शन की, उसको इंडिकेट कराने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोग्राम स्टेटमेंट। A statement is a command given to the computer to task specific action such as printf, scanf or collect input etc.
यानी जब भी कभी प्रोग्राम में आप कोई भी जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने एक प्रिंटफ लाइन ले लिया या एक स्कैनर ले लिया या कोई भी इनपुट एक्शन ले लिया, तो जहाँ पर हमारा आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने को ही हम इसका जो है स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, और जो हमारे पास कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं वो कई सारे स्टेटमेंट की एक सीरीज से मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया, जैसे आपने इंट लिया, इंट लेने के बाद ABC लिया, एक स्टेटमेंट हमारी हो गई। फिर अगली बार आपने प्रिंटफ लिया, एंटर एनी नंबर दिया, वो हमारी अगली स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट मैंने क्या किया, स्कैनफ ले लिया, स्कैनफ में सारे वैल्यूज स्टोर किया, वो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गई। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके देते जाते हैं वो सभी एक एक स्टेटमेंट कहलाती हैं। और ये प्रोग्राम जो एक बनता है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स बनता है या सीरीज ऑफ स्टेटमेंट बनता है, उसे स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। प्रोग्राम में जो भी आप जो है प्रिंटफ लिखते हैं, स्कैनफ लिखते हैं या इस टाइप की जो भी लाइंस आप देते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और स्टेटमेंट की एंडिंग में हमेशा सेमीकोलन लगता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में कुछ फंक्शंस आते हैं। तो ये स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, जैसे देयर आर मेनली लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ जो है किया जाता है प्रोग्राम को में इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस, पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये सभी हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस आते हैं। तो आइए जानते हैं ये है क्या। हमारा टॉपिक है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन जिसके लिए आप लगाते हैं हैश इनक्लूड conio.h, ये आपकी एक हेडर फाइल होती है जिसको हमें अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाना होता है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को अगर क्लासीफाइड किया जाता है तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में दो फंक्शंस आते हैं, जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये फंक्शंस हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आते हैं। और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, गेट्स, पुट कैर, पुट सी एच, ये सभी फंक्शंस आपके आते हैं। पुट्स, ये सभी फंक्शन आते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। बच्चों ये जो आपका स्कैनफ है, प्रिंटफ है, इनके साथ में हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे आपके %D आपने देखा होगा लगे होते हैं प्रोग्राम्स में, %C लगे होते हैं, %F होता है, %S होते हैं। ऐसे ही कई सारे स्पेसिफायर्स होते हैं जो डेटा टाइप को बताते हैं किस टाइप का डेटा है, और उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू को इनपुट करना या वैल्यू को वहाँ से प्रिंट कराना। तो जब भी कभी किसी फंक्शन के साथ आपको जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है तो वो फंक्शन हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं। इसी के कंपेयर में अगर अनफॉर्मेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये किसी सिंगल कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करते हैं या फिर आपके जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को इनपुट करते हैं, जैसे गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, ये तीनों ही फंक्शन हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं। जब गेट्स फंक्शन जो होता है ये आपका स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये आपका जब भी कभी आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर देना होता है उसके लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से पुट कैर है, ये भी हमारा जो है कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी एक आउटपुट फंक्शंस होता है। पुट्स है, ये भी आपका जो है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए होता है। सेम एज प्रिंटअप भी होते हैं, ये हमारा क्या है आउटपुट फंक्शंस है। तो इन्हीं इनपुट आउटपुट फंक्शंस के थ्रू हम लोग प्रोग्राम आगे बनाएंगे। जैसे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं। तो दिस फंक्शन अलाउ द यूज़र टू फॉर्मेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द डिजायर्ड मैनर। यानी अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए, तो कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और किस फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम क्या यूज़ करेंगे, यानी किस टाइप की वैल्यू स्टोर या प्रिंट कराई जाएगी। तो देखिएगा, एक तरफ लिस्ट बनी है फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है। जैसे अगर आप कहीं पर देखते हैं %C, तो %C का यूज़ किया जाता है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को जो है इनपुट करना या उस सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना। सेम एज %D कोई भी आप इंटीजर वैल्यू जब आप इनपुट करते हैं या कोई भी इंटीजर वैल्यू को आउटपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर फंक्शंस, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं %D का। %F का यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए।
%h जो होता है ये शॉर्ट नंबर के लिए होता है, शॉर्ट इंटीजर के लिए होता है। %x का यूज़ किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। %o जो होता है ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। %s का यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और %ld लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। %lf डबल के लिए यूज़ किया जाता है। %lu लॉन्ग अनसाइंड के लिए यूज़ किया जाता है और %u अनसाइंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर को आपको याद रखना होगा। हालांकि ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, जब आप प्रोग्राम बनाते जाते हैं तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाता है और आपको याद भी होता जाता है। लेकिन फिर भी याद रखिए, यहाँ से भी एक एक नंबर के जो आपके 14 मार्क्स होते हैं स्टार्टिंग के, उसके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए ऐसे करके कुछ पूछ लिया कि हेक्सा के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, तो वहाँ पर हेक्सा के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %x होता है। या %u किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये अनसाइंड को इंडिकेट करता है। लॉन्ग इंटीजर के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ld होता है। तो ये सभी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस क्या है। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? प्रिंटफ फंक्शन इज अ फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। यानी प्रिंटफ फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा आप किसी कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग को, फ्लोट को, इंटीजर को, ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यूज़ ऑन टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यानी इनमें से किसी भी टाइप के डेटा हो, चाहे वो आपका कोई कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, इनमें से किसी भी टाइप के जो डेटा होते हैं उसको हम डिवाइस पर या स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, शो करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ प्रिंटफ फंक्शन विद फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने होंगे, जैसे %d, जैसे %d या फिर %c हो गया या फिर %s हो गया। तो यहाँ एक एग्जांपल से देखें, जैसे %d आपने लगाया तो %d का यूज़ किस लिए किया जाता है? टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, यानी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए। मान लीजिए कहीं पर हमने अपने प्रोग्राम बनाया और वहाँ पर हमने लिखा int x इज इक्वल टू 5। अब हमने x की वैल्यू दे दिया है 5, लेकिन x की वैल्यू जो 5 दिया है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट डायरेक्टली आप ऐसे प्रिंटफ में नहीं करेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको ये पूरा सिंटेक्स लिखा है ये लिखना पड़ेगा। यानी आपको प्रिंटफ देना होगा, फिर डबल कोटेशन में जो भी आपका स्पेसिफायर है वो स्पेसिफायर देते हैं और उसके बाद में आप अपना वेरिएबल देंगे जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। ये काम होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। सेम एज मान लीजिए आपको कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना है, आप चाहते हैं आपकी स्क्रीन पे वेलकम लिख करके आ जाए, तो आपने नॉर्मली लिखा प्रिंट अप और अंदर आपने वेलकम दे दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें आप इस कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर देंगे, जो कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये था प्रिंट अप फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है प्रिंटफ फंक्शन के, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जैसे द स्कैनफ फंक्शन डज द अपोजिट ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन। ये क्या है, आपके प्रिंटफ फंक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसी का उल्टा होता है। जैसे प्रिंटफ का काम होता है स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, लेकिन स्कैनफ का काम क्या होता है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। प्रिंटफ क्या कर रहा है, वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को दिखा रहा है, लेकिन स्कैनफ क्या करेगा, वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करने का काम करेगा। तो इट रीड्स फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द stdin, यानी ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड इन जो है यहाँ से जो भी डेटा है उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का काम करेगा। stdin आप देखते हैं ऊपर लगाते हैं stdio, तो इसमें आपकी ये जो हेडर फाइल होती है स्टैंडर्ड इन, ये क्या करती है, डेटा को इनपुट कराने का काम करती है। तो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज़ यूजली कीबोर्ड एंड सेंड टू द मेमोरी ऑफ द CPU। इसका काम होता है कि जब भी कभी आप स्कैनफ लिखेंगे तो स्कैनफ क्या करेगा, जो भी आपने वैल्यू दिया है उसको CPU की जो मेमोरी होगी वहाँ पर उस वेरिएबल में स्टोर कर देना। यानी जो आपने वेरिएबल बनाया है उस लोकेशन पर जा करके वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी तक आपको हमने नॉर्मली दिखाया था कि हम लोग ऊपर ही ले लेते थे int a इज इक्वल टू 10, लेकिन कुछ फ्लोचार्ट या कुछ एल्गो में आपने देखा था कि ये बोला गया था कि आपको वैल्यू शो नहीं करनी है, यूज़र वैल्यू डालेगा। तो यूज़र वैल्यू डालेगा मतलब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे उस समय लिख कर क्या है कि एंटर एनी वैल्यू, और वहाँ पर आप जो वैल्यू इंटर करें, वहाँ पर आप जो वैल्यू इंटर करें वो वैल्यू ही आपकी क्या हो, जो है इसमें स्टोर हो जाए जा करके।
तो ऐसे में रन टाइम पर हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें स्कैनफ लिखना होगा, यानी इस फंक्शन का यूज़ करना होगा। देन आप स्पेसिफायर देंगे और इसके बाद में आप एंड का साइन, ये जो एम% का साइन होता है, एंड का साइन होता है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है, इसके एड्रेस पर जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वो जाकर के स्टोर हो जाए, ये काम होता है स्कैनफ फंक्शन का। तो प्रिंटफ फंक्शन बिल्कुल अपोजिट काम करता है स्कैनफ के। स्कैनफ का काम होता है कि जो है जो भी कीबोर्ड से वैल्यू दी गई है उसको एक्स में स्टोर करना, लेकिन प्रिंटफ का काम होता है कि एक्स के अंदर जो पहले से वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कराने का काम होता है। इसीलिए ये दोनों जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे इसमें हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम एक प्रोग्राम छोटा सा आपको रन करा के दिखाना चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं प्रोग्राम को कैसे रन कराना है। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम इस छोटे से प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोग्राम कभी रन नहीं किया होगा या उनको नहीं पता होगा कि सी को कैसे हम प्रोग्राम रन कराते हैं। तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपने टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर ले लिया, उसको आपको जो है इसमें डालना होगा, या फिर आप चाहें तो देव C++ का भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उसमें भी आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप या फ़ोन पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, तो फ़ोन के लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप फ़ोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है आपके पास लैपी है या सिस्टम है, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग करने में आसानी हो जाती है और प्रोग्राम आप आसानी से रन करा पाते हैं। ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो फ़ोन में बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब ये प्रोग्राम की लेंथ जो है बढ़ जाती है तब आपको फ़ोन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। हालांकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को जो है कीबोर्ड से भी अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, तो मे भी हो सकता है कि आपको कीबोर्ड और माउस ये सारी चीज़ें लेने में भी प्रॉब्लम हो। तो आप फ़िलहाल इन क्लासेस को देख के कुछ बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि हमारा मानना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना होने से बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत तो बैठ करके पढ़ते ही रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। तो देखिएगा, यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने जो आपको बताया था वैसा ही कुछ प्रोग्राम लिखा है। अभी मैंने यहाँ पे कमेंट वाली लाइन को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कमेंट का इफेक्ट हमारे प्रोग्राम में पड़ रहा है या फिर नहीं। देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। नेक्स्ट लाइन है हैज़ इंक्लूड conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। फिर इसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन लगाया है, देन यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लगाया है। प्रिंटफ के थ्रू हम ये जो इतनी स्टेटमेंट है इसको हम अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी, ये हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख रखा है डबल कोटेशन मार्क में, इसको क्लोज किया है, फिर जो है सेमीकोलन लगाया। याद रखिएगा, सेमीकोलन हम स्टेटमेंट के एंडिंग पे लगाते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो यहाँ सेमीकोलन लगा है, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ स्टेटमेंट लगा है। लेकिन मेन फंक्शन के आगे यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें स्टेटमेंट शुरू करना है। ये हमारा ओपनिंग ब्रेसेस है, ना कि क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसलिए आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें बना लिया है। अब बनाने के बाद इसे सबसे पहले हमें कंपाइल करना होगा। कंपाइलर के बारे में आपको बताया गया था, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइल करने के लिए आप इस कंपाइल में जाएंगे, जाने के बाद आपको यहाँ पे कंपाइल कर देना है, या इसकी शॉर्टकट की भी देखिए दिया हुआ है Alt F9। आप चाहें तो अपने सिस्टम से Alt के साथ में F9 को भी प्रेस करके कंपाइल कर सकते हैं। जैसे इसको आपने यहाँ से कंपाइल किया, तुरंत ये कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद नीचे देखिए सक्सेस लिख के आ गया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर होती तो यहाँ पर वो एरर देता। जैसे अगर इसमें हम थोड़ी सी आपको एरर करके दिखा दें, मान लीजिए इसमें मैंने ये वाला ब्रेसेस नहीं लगाया है, और ब्रेस ना लगाने के बाद हम इसे कंपाइल करें। अब देखिए, हमने इसे कंपाइल किया, जैसे ही आपने कंपाइल किया तुरंत इसने एरर बता दिया, यानी एक मिस्टेक है। और एरर में ये बता रहा है कि प्रेस एनी की, आप जैसे ही कोई भी की प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए इसने बताया है, आपको हिंट भी दिया है कि लाइन नंबर 6 में क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है। आपको ये ब्रेस भी दिखा रहा है कि इस तरीके से आपने स्टेटमेंट मिस कर रखा है, यानी यहाँ पे जाकर के हमें क्या करना होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट लगाना होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट लगाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस देना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से चाहे आप Alt F9 कर दीजिए, या यहाँ से जाके जैसे ही आपने कंपाइल किया प्रोग्राम आपका सक्सेस हो गया, यानी सक्सेसफुली हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब इसे हमें रन करना होगा, और रन करने के लिए आप जब रन पे आते हैं, रन में
कंट्रोल F9 होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। या यहाँ से जाकर के आपने जैसे ही रन में जाके रन पे क्लिक किया, तुरंत ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और जो भी कुछ आपने प्रिंटफ के अंदर लिखा था, देखिए वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आ गई है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। आप इसको देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। ये हमारा प्रिंट होकर के आ गया है। अभी मैंने इसमें कमेंट लाइन नहीं लगाई थी, लेकिन अगर हम कमेंट लगा भी देते तब भी आपको यही लिख करके आता है, इस पर आउटपुट में कोई भी चेंजेस ना होता। देखिए बच्चों, इस बार मैंने यहाँ पर कमेंट लाइन ऊपर लगा दिया है। ये आपने यहाँ पर जो है स्लैश का साइन लगाया, देन एस्ट्रिक, फिर इसके अंदर कमेंट दिया और इसके बाद में इस एस्ट्रिक देने के बाद में स्लैश लगा दिया। तो ये हमारा एक कमेंट है। अब इस कमेंट को कंपाइलर नहीं रीड करता है। अगर आप इसको कंपाइल करके देखते हैं या रन करा के देखेंगे तो इसका आपके आउटपुट पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो रन कराते ही देखिए वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी ऑलरेडी लिखा हुआ था और यहाँ पे एक बार वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी और लिख गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमने कमेंट लगा दिया, बल्कि ऐसा इसलिए है कि एक बार आउटपुट हमने रन कराया था और वहाँ अभी हमने एक फंक्शन नहीं लगाया है, जिस फंक्शन का नाम होता है गेट CLR फंक्शन, जो कि स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। इस फंक्शन को लगाते ही आपकी स्क्रीन रन, जब भी आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमेशा नए से आएगा। अभी क्या है, पुराना आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो रहा था, उसी पे एक और आउटपुट डिस्प्ले हो गया है, इसलिए स्क्रीन ऐसे आ रही है। तो एक फंक्शन हम लगा देते हैं अपने इस प्रोग्राम में। देखिए इसमें एक फंक्शन मैंने लगाया है CLR फंक्शन। ये क्लियर स्क्रीन है। अगर कुछ बच्चों को डॉस आता होगा तो डॉस में आप लगाते थे CLS फंक्शन, जो स्क्रीन को क्लियर कर देता था। सेम एज यहाँ पर भी CLR फंक्शन काम करेगा। आपके आउटपुट में जो भी आउटपुट आप जितने बार प्रोग्राम रन कराएंगे वो नई स्क्रीन से आएगा, यानी अब पुराना वाला आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे ही देखिए इसको हम रन कराते हैं तो आप यहाँ पर रन पे गए और रन में जाकर के आप जैसे ही इसको रन कराएंगे या फिर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 कर दिया, जैसे ही आपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 किया तो अब देखिए हमारे पास वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी ही आ रहा है, लेकिन उस कमेंट लाइन का कोई भी इफेक्ट आपको अपने प्रोग्राम में नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए हमने कहा था कि कमेंट जो होता है इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो उसे क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। कमेंट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन आसानी से किया जा सके। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब इसी के साथ में आगे हम आपको बताएंगे गेट CH फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो और वो प्रोग्राम में 2 नंबरों का एडिशन करना चाह रहे हो तो वो कैसे आप करेंगे, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। देखिएगा, एक प्रोग्राम हमारे पास मैंने लिया है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबरों का अगर आप ऐड करना चाहते हैं या एडिशन करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी एकदम नॉर्मल प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने स्कैनफ का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू आपको हम बताना चाहते हैं 2 नंबरों का एडिशन। सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाएंगे, देन आप वॉइड मेन लिखेंगे, देन आपने क्या लिखा है, डेलीमीटर, और इसके बाद CLR फंक्शन लगा देते हैं। ये फंक्शन से आपकी स्क्रीन जब भी आउटपुट आपका आएगा तो वो न्यू स्क्रीन से आएगा, यानी आपको बार बार उसे प्रोग्राम जब भी रन करेंगे तो वहाँ पर पुराना आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। इसके बाद मैंने इंट लिया है। इंट क्या है, डेटा टाइप है। आपको बताया था इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, ये सभी हमारे क्या थे, डेटा टाइप थे। तो जैसा आप यहाँ पर वेरिएबल के अंदर डेटा डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा टाइप भी लेते हैं। तो अभी हमारे पास वेरिएबल में डेटा कैसा है, 1 2 लिखा है, यानी 12 लिखा है, तो ये हमारा एक इंटीजर डेटा है, इसलिए आगे मैंने इंट लगा रखा है। तो इंट a = 12 और b = 23 दिया और सम = 0 कर दिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सम = a + b, यानी a और b को ऐड करना है और सम में स्टोर कर देना है। देन हमने प्रिंटफ लगाया, %d किया और सम को जो है डिस्प्ले करा दिया है। इतना करने के बाद जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो देखिए अभी हम यहीं से आपको कंपाइल करा के दिखा रहे हैं ताकि आप क्लियर कर लीजिए कैसे आपका कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, रन कराएंगे। कंपाइल करते ही यहाँ पे सक्सेस लिख गया, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं थी। अब हमें इसे कंपाइल करने के बाद रन कराना होगा, और रन कराने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। जैसे ही कंट्रोल F9 हमने प्रेस किया तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आया है, डायरेक्टली आउटपुट आया 35, यानी जो भी हमने वैल्यू दिया था उसका आउटपुट क्या आया है, 35। अभी इसके आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए जैसा वहाँ पर हमने दिया है वैसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ गया है। इसी प्रोग्राम में अभी थोड़ा सा एडिशन करके भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम के आगे थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। इस जगह हम चाहते हैं कि अभी 35 लिख के आ रहा है, लेकिन उसके आगे कोई मैसेज नहीं लिख के आ रहा है कि वो 35 है क्या। अगर यहाँ हम टाइप कर दें सम और इसके बाद में इक्वल,
यहाँ हमने टाइप कर दिया सम इक्वल। अब इसको जब आप रन कराएंगे तो रन कराने पर आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट सम इज इक्वल टू 35 आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो सम इक्वल 35 आएगा। देखिए अब इसमें आउटपुट जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, सम इक्वल 35 आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिंटफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। लेकिन अभी जो प्रोग्राम बनाया गया है ये यूज़र के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं दी गई है, इसमें मैंने स्कैनअप फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। स्कैनअप फंक्शन के थ्रू कैसे दो नंबरों का एडिशन करते हैं वो भी इसी प्रोग्राम में आप देखेंगे। देखिए बच्चों, इस बार मैंने इसमें एक लाइन और इंक्लूड कर दी है अपने प्रोग्राम में। ये भी हमारा प्रोग्राम दो नंबरों का एडिशन है। सब कुछ वैसे ही हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, डेलीमीटर, CLR, SCR फंक्शन भी दे रखा है। लेकिन इसके बाद में इंट A, B और सम इक्वल 0, इससे पहले वाले प्रोग्राम में इसी जगह वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर दिया था। यानी A इक्वल हमने जो भी वैल्यू हमें देना था वो मैंने दिया था और B में जो भी वैल्यू आपको देना था वो इसी जगह आपने वैल्यू दे दिया था। बट इस बार हमने A और B की वैल्यू को नहीं डिफाइन किया है। यानी जब ये प्रोग्राम रन होगा उस समय हमें A और B की वैल्यू देनी होगी। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ा एक फंक्शन जिसका नाम है स्कैनअप। स्कैनअप लगाया, फिर यहाँ पर %d और %d, 2 बार %d इसलिए दिया गया है क्योंकि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी है वो कितनी है, 2 है। इसलिए 2 बार हमें %d, जितने आपके वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किए जाएंगे उतने ही बार आपको यहाँ %d देना होगा। और इसके बाद में जिस सीक्वेंस में ये लिखा है इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, डबल कोटेशन मार्क बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, M% का साइन देंगे, फिर A, कॉमा M% का साइन B। M% का साइन क्योंकि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, इसका मतलब A की लोकेशन में जो भी वैल्यू डाले वो उस एड्रेस पे स्टोर हो जाए और यहाँ से जो वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे वो B में जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो इस वाली लाइन से क्या होगा, जो जो आप कीबोर्ड से वैल्यू डालेंगे वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी। अभी हमने ऊपर कोई भी मैसेज लाइन नहीं लगाया है, हम एक एक लाइन आपको समझाना चाह रहे हैं किस लाइन का क्या मतलब है, इसलिए इसको बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। अदरवाइज ये लाइन एक भी आपने वर्ड या एक भी सीक्वेंस आपने स्किप कर दिया या आपने थोड़ा भी कंसंट्रेशन यहाँ से हटाया तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये इतना प्रोग्राम बनाने के बाद इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करके रन कराएंगे तो कैसे हमारा जो है ये प्रोग्राम आउटपुट देता है। Alt F9 किया, Alt F9 करने से प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस हो गया, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसे हमें कंपाइल करना होगा। जैसे इसको कंपाइल किया, अभी तक क्या हो रहा था, कंपाइल करते ही रिजल्ट आ जा रहा था, लेकिन इस बार कंपाइल करते ही रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे फंक्शन लगा रखा है स्कैनअप, और आप उस स्कैनअप फंक्शन का मतलब है हम कीबोर्ड से कोई 2 वैल्यू देंगे, एक वैल्यू A में स्टोर करेगा और दूसरा B में। जब तक आप यहाँ पर वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक ये स्क्रीन हमारी रुकी रहेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहला फंक्शन डाल दिया, पहली वैल्यू डाल दिया, जो है मान लेते हैं वही प्रीवियस वैल्यू ही ले लेते हैं। पहला मैंने A के लिए दे दिया 12 और 12 देने के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद B के लिए हमने दे दिया 23 देने के बाद जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए तुरंत आपके पास आ गया सम इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन इस जगह पर जब आपने ये प्रोग्राम कंपाइल किया था, कंपाइलेशन के समय ऊपर कोई मैसेज नहीं दे रहा था कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए भी है कि अपने प्रोग्राम में आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि जब प्रोग्राम आपका रन हो तो ये बता दे कि आपको करना क्या है इस जगह। तो एक लाइन हम इसमें और इंक्लूड करते हैं और आपको प्रोग्राम बताते हैं। देखिए इसमें मैंने एक मैसेज लाइन और इंक्लूड किया है। अब इस मैसेज लाइन का क्या मतलब होगा, जैसे आपने लिया है इंट A, B और सम इक्वल 0, यानी A और B की वैल्यू नहीं डाली है क्योंकि ये A और B की वैल्यू यूज़र जब प्रोग्राम को रन करेगा उसी समय पर जो भी वैल्यू वो देना चाहे वो दे सकता है। फिर इसके बाद प्रिंटफ लगाया, इंटर द वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी यहाँ एक हमने मैसेज डाला है कि आपको करना क्या है, 2 वेरिएबल के लिए जो है वैल्यू को इनपुट कराना है। और नीचे स्कैनअप किया, स्कैनअप करने के बाद %d और M%A, M%B। इसके बाद में सम इज इक्वल टू A + B लगाएंगे, प्रिंटअप करेंगे और इस प्रोग्राम को हमें रन कराना होगा। तो इसे रन करा के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा। देखिए इसको कंपाइल करते ही ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे हमें रन कराना होगा। जैसे इसको हमने रन किया तो अभी तक यहाँ पे इससे पहली वाली स्क्रीन में आपने देखा था कि वहाँ पे स्क्रीन हमारी स्टॉप थी, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें करना क्या है। लेकिन ऊपर एक प्रिंटअप लाइन देने से अब ये मैसेज दे रहा है।
प्रिंट करा दिया है इसने कि एंटर द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल। मतलब इस वाली लाइन को पढ़ करके हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ क्या करना है, दो वैल्यू हमें एंटर करनी है, दो वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो एंटर द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबलों के लिए हमें इस जगह पर वैल्यू इनपुट करनी है। मान लीजिए एक वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू दे दिया 10, आप चाहें तो इसको इंटर करके नीचे भी दे सकते हैं या फिर उसी जगह आप देते हैं तो भी आप दे सकते हैं। एक वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू दे दिया है 10 और 10 देने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, इंटर किया। दूसरे वेरिएबल के लिए मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दिया है 20 और 20 करने के बाद में भी हमने इनपुट कर दिया। जैसे ही आपने किया इंटर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल की वैल्यू दिया और देने के बाद में आपने क्या किया, जैसे ही इंटर किया तुरंत इसने आपको दोनों का आउटपुट दे दिया है। यानी 10 और 20 वैल्यू डालते ही हमारे पास आउटपुट 30 आ गया है। अब जितनी बार आप प्रोग्राम रन कराएंगे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे करके इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये तो हमारा था दो नंबरों दो वेरिएबल की वैल्यू को कैसे हम प्रिंट कराएंगे। आप चाहें तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसके आगे की क्लास में हम इससे जो है इन्हीं टाइप के कई सारे प्रोग्राम होंगे जिनको एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको गेट सी एच ई और गेट कैर के बीच में डिफरेंस भी बताएंगे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।